सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। स्वागत करता हूं मैं राम सर आप सभी का, और हाजिर हूं एक छोटे से लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस बचे थे और वो क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस काफ़ी छोटे थे, आप लोगों को पता भी है, एनसीईआरटी में गिवन भी हैं, तो उनको आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको भी उसमें डिलीवर कर देंगे। तो लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ना क्या है हमको? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है। ओम्स लॉ की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट हैं हमारे जॉर्ज सेमन ओम्स, और इनको आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ जो मेनली लॉ था वो ये था, V अपॉन आई इक्वस टू आर। V अपॉन आई इक्वस टू आर। यहां पे V क्या है? V है वोल्टेज। V क्या है? वोल्टेज है। और I क्या है? यहां पे करंट है। अब यहां पे जो पॉइंट है हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जिनको भी आता है ओम्स लॉ वो बताएंगे कि आखिर में ओम्स लॉ AC के लिए काम करता है या फिर DC के लिए। AC और DC क्या है ये लास्ट लेक्चर में बताया जाएगा आपको। हाउस होल्ड सर्किट, AC, DC, अर्थिंग और फेज, न्यूट्रल, ये सब वायर सब बताए जाएंगे। तो आपको बताना क्या है कि AC में काम करेगा या फिर DC में काम करेगा? बताइए। AC में क्यों काम करेगा? अब बता रहे थे कि ओम्स लॉ आता है, तो ओम्स लॉ अगर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ओम्स लॉ DC के लिए काम करता है। DC का मतलब है डायरेक्ट करंट और AC का मतलब है अल्टरनेट करंट। खतरनाक कौन ज्यादा होता है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में हम यूज करते हैं ओम्स लॉ को। तो यहां पे हमने सबसे पहले बताया था कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज करंट को ढकेलने का काम करता है। वोल्टेज क्या करता है? करंट को ढकेलने का काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा? करंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे आगे। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। और ढकेल कौन रहा है? वोल्टेज। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज सेमन ओम ने क्या बताया कि इनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं V की वैल्यू यहाँ पे 20 मान लेते हैं, तो I की वैल्यू यहाँ पे हमने कहा कि चलो 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4:1, यानी रेशियो क्या हो गया? 4:1। यहीं पे अगर हम कर दें V और I, V की वैल्यू हम यहाँ पे 16 कर देते हैं, V की वैल्यू 16 कर देते हैं, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। तो 4 1 जा 4 और ये 4। तो ये क्या हुआ? ये दोनों क्या हैं? रेशियो में इक्वल हो गए। तो इसी चीज को बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। क्या होगा? डायरेक्ट मतलब इस पे इफेक्ट आएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे करंट अपने आप से बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाने की या फिर घटाने की कोई जरूरत हमको नहीं होगी। नेक्स्ट यहीं पे बात करेंगे ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच में क्या बताता है? रिलेशन। जैसे V और I, V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? करंट। तो V और I के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है? इसमें देखो रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। सेल वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो जो रिमोट होता है, रिमोट में जो सेल लगता है उसका जो ऊपर वाला जो ढबरी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव से निगेटिव। अब ये दोनों सेल यहाँ पे ऐड हो गए, तो ये यहाँ से V का मतलब वोल्टेज। वोल्टेज ने किसको भेजा? करंट को। वोल्टेज ने किसको भेजा? करंट को। फिर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लिखना है, अगर कुछ नहीं जानते हो तो आप ओम्स लॉ लिख के आओगे क्या? कि इट स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ सर्किट। नोट कर लो इसको। ये तो बुक में आपके लिखा है, लेकिन जो हमने बताया वो आप अगर नहीं जानते हो तो आप लिख करके आ सकते हो। इट स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ सर्किट। डन। यहां पे क्या लिखा है इसको भी हम रीड कर देते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस
across its end provided its temperature remains the same। अब टेम्परेचर यहाँ पे हमने बताया भी है, पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर हम मान लो ये मेटल का वायर है, क्या है, मेटल का वायर, अब इस मेटल के वायर को हमको छेड़ने की क्या जरूरत है, हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्यों करेंगे। लेकिन लैब में कभी जाओगे तो आपको यहाँ पे एक रियोस्टेट मिलेगा, लैब में जाओगे रियोस्टेट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो रियोस्टेट के थ्रू। और वहाँ पे जब देखोगे तो ये मान लो सर्किट है, इसके अंदर करंट का फ्लो करवा दो, तो अपने आप से अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज अपने आप से, वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा लेंथ पे, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मटेरियल पे। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कि लेंथ कितनी है, और लेंथ के साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, टेम्परेचर कितना है, और मटेरियल जो है किस चीज का बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि कॉपर की बाइंडिंग वाला हमको पंखा निकाल दो। तो V अभी ये बता चुके हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा, यही बताया था किसने, ओम्स ने। तो V इक्वल टू IR हो गया, V इक्वल टू IR, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो ये सपोज दैट यहाँ पे ये क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मान लो ये रूम है, ये बड़ा सा रूम है। अब इस रूम में सपोज दैट बहुत ज्यादा क्राउड बाहर खड़ी है और ये छोटे से गेट के अंदर उनको आना है, ठीक, समझ गए बात को। तो क्या होगा कि जब ये आएंगे तो भीड़ जब आएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का मतलब रोकने का काम, तो रोकने सब लोग आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है जब ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, यानी कि रुकावट ज्यादा होगी। भीड़ जब ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा होगी, कब, जब एरिया कम होगा। अगर मान लो इस गेट को हटा दिया जाए और पूरे वॉल को हम गेट बना देते हैं, पूरे वॉल को गेट बना देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है ये पॉइंट, व्हेन आइटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर, नंबर ऑफ आइटम ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। करंट इज लेस, अगर करंट लेस होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। व्हेन आइटम्स आर लेस रेजिस्टेंस इज लेस, आइटम कम होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। आइटम्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, तो इस चीज को लिख सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही हो क्या है, अपोज ऑफ करंट, करंट का क्या करना, अपोज करना, कि करंट को हम जाने नहीं देंगे और करंट कह रहा है कि हम जाएंगे। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एकदम रिवीजन मोड में देखो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। यहां पे देख लो, V का हो गया वोल्ट, I का हो गया एम्पियर, और दोनों से मिल गई यूनिट, और यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं। तो इस चीज को हम कह सकते हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। लिखना नहीं है, बस समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कोई। अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ, फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर मटेरियल, और फिर टेम्परेचर। अब ये बात हम दोबारा से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, अब यहाँ से आएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि रोकने की कोशिश करना, रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, और ये रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो इस चीज़ को हम निकाल लेते हैं। देखो ये हम एग्जाम्पल पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को कम करना है तो लेंथ को बढ़ा दो, ऐसा होगा नहीं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, R और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ अपने आप से बढ़ जाएगी, अगर लेंथ नहीं बढ़ी तो फिर दिक्कत है। और यहाँ पे R क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के।
तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कर दें, ये वाला हम बता चुके हैं, देखो यहाँ पे अभी क्राउड वाला बताए हैं ना। अगर मान लो कि इफ द डोर इज वाइडर, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, मोर पीपल कैन इंटर, और जब ज़्यादा लोग करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वायर इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो एज रेजिस्टेंस इज लेस, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेयर, इससे हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको देख लो। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो R ये भी है, R ये भी है, तो हम इसको हम L/A लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि L और इंटू कर दोगे 1/A तो हो जाएगा L/A। क्या हो जाएगा, L/A। नेक्स्ट ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L/A, और इसी को हम अगर हम इसका निकालें क्या, यूनिट क्या होगा इसका, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट पूछ रहा हूं मैं, हाँ रो मतलब क्या, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओम मीटर। देखो कैसे आया, यहां पे देखो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA/L, रो इक्वल्स टू RA/L। टेस्ट में यही गलत हुआ था ना, रो इक्वल्स टू RA/L। तो R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में करेंगे L, तो L का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया ओम मीटर। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड ओम मीटर। क्या, ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे, रो से। रो देख लो ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस में ये क्या है हमारे पास, अमीटर है, इधर देखो अमीटर है, और हमने अभी क्या बताया कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करेंगे, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही सेम एज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे एक कॉपर की ये ए और बी को कनेक्ट करने का हम एक कॉपर का लगा देते हैं वायर, कॉपर का वायर लगा देते हैं। लग गया, देखो कॉपर वायर लग गया। अब यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 30, रीडिंग क्या है 30। अब यहाँ पे हम वायर चेंज कर देते हैं, एल्युमिनियम का लगा देते हैं। चलो एल्युमिनियम का वायर लग गया। अब एल्युमिनियम का वायर रीडिंग कितनी बता रहा है, 20। फिर देखो ये है ग्लास का मतलब इंसुलेटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 0। क्यों, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। अब देखो नेक्स्ट हम रबर लगा देते हैं। चलो ये रबर लग गई, तो रबर के अंदर देखो कुछ है ऐसा, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हर एक मटेरियल, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी जब कॉपर का वायर बनाएगी तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्युमिनियम का होगा उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, हर उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अभी बता चुके हैं क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स फर्स्ट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेक्स्ट मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा तो रेजिस्टेंस में कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे देख सकते हो, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन। अगर हम ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम 100% आना ही है, इन 3 पार्ट में से एक पार्ट आएगा और 2 नंबर देकर जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इट्स लेंथ इज ट्रिपल। रेजिस्टेंस की बात हो रही है,
आपके दिमाग में फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए? R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब एक चीज आपको दिख रही है, देखो आर एल आपको दिख रहा है और आर और रो भी दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अगर इसमें कोई छेड़खानी किए, रेजिस्टिविटी को बढ़ाए या फिर घटाए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही बढ़ घट जाएगा। और अगर हम लेंथ को बढ़ाए घटाए तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ घट जाएगा। अगर एरिया में छेड़छाड़ किए तो एरिया अगर कम किए तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और पहले हम बता भी चुके हैं। अब यहां पे करना क्या है, इट्स लेंथ इज ट्रिपल। लेंथ को क्या कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। देखो लेंथ भाई अपना यहां पे है, लेंथ कहां पे है, यहां पे। इस लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया गया। और पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखो, इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड। इसको करने से पहले इसको सी को कर लेते हैं। लिखा है इट्स मटेरियल इज चेंज्ड टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम। हाँ, तो यहां पे रेजिस्टिविटी को हमने यानी कि रो को छेड़ा है और रो को हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप आराम से इजीली कर पाओगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन होता है कि इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड। अगर डायमीटर को ट्रिपल कर दिया जाए, मेन पढ़ नहीं रहे हो, देखो डायमीटर लिखा है, नॉट अ रेडियस, दिस इज द डायमीटर। अब यहां पे डायमीटर की बात करेंगे तो देखो, ये डायमीटर को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि d इक्वल्स टू क्या होगा, 2r, d इक्वल्स टू 2r। तो यहां पे देखो r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि अगर लेंथ को हम ट्रिपल कर दें तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। सेकंड का भी हमने बता दिया है। अब यहां पे सेकंड देखो, r किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। तो r यहां पे अगर हम d की वैल्यू पुट करें, एरिया मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो देखो ऐसे अगर हम इसको लिखें पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू क्या, 2r। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d अपॉन 2। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d अपॉन 2। और r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, d अपॉन 2। और इसका स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पे एक चीज आप देख रहे हो, r इक्वल्स टू हमारा होता है रो l अपॉन ए। और इस एरिया कितना हो गया, यहां पे देखो एरिया कितना हो गया, एरिया वहां पे कह रहा है कि ट्रिपल डायमीटर को ट्रिपल कर दिया जाए। अब यहाँ पे डायमीटर को अगर ट्रिपल करेंगे तो तुम एक चीज बताओ, जब इसमें कुछ छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप से क्या हो रहा है, सीधे डबल हो रहा है। उसका स्क्वायर फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो ये इसका क्या हो जाएगा, आर इज, यल को भूल जाओ, यल को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, भूल जाना है। ये वाला ऊपर वाला जो एल है और रो है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, बस इतना याद रखो। ए में हमने क्या कर दिया, छेड़खानी, ए में छेड़खानी किया तो जस्ट अपोजिट रिस्पॉन्स करेगा ये। तो यहाँ पे ए हमने कहा पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया अब तक। फिर हमने कहा कि अच्छा आर को हम थोड़ा छेड़ देते हैं, आर को हम डी मान लेते हैं और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये जस्ट जो है 4 गुना जो है इफेक्ट डालेगा। अगर इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो उस पर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए जब 3 टाइम्स करेंगे तो 1/9 होगा, क्या होगा, 1/9 टाइम्स। इफ द डायमीटर इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से आया, यहाँ से आया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया को d स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अच्छा d स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई से कोई मतलब नहीं, पाई तो सेम रहेगा। देखो पाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे d स्क्वायर और यहाँ पे 4, तो d स्क्वायर अगर यहाँ पे कर देंगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, सीधे डबल होता है, रिलेशन ही उसका डबल का है, ठीक है। तो इफ रेजिस्टिविटी इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू
द सेम सोर्स वाई। अभी तो बताया गया, थोड़ी देर पहले वो रूम वाला ना एग्जाम्पल जब दिए थे तो वहां पर क्या था कि करंट का फ्लो इजिली करवाना है हमको, करंट का फ्लो हमको इजिली करवाना है थिक वायर में, थिक वायर हो या फिर थिन वायर हो, तो इसमें से कौन सा होगा बताओ। तो व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, सोर्स सेम है यहाँ पे, करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थिक वायर। थिन वायर में क्यों नहीं होगा, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। डन। तो इसी यहाँ पे लेक्चर एकदम फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे IV ग्राफ, VI ग्राफ, वो सारी चीज़ें रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू।